नमस्कार, मैं शिव नारायण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डीबीएस कॉलेज कानपुर। और आज मैं बात करूंगा सिनेमा के बारे में। सिनेमा क्या है और सिनेमा और साहित्य का क्या संबंध है, इस विषय में। तो दरअसल सिनेमा हमेशा से ही सामाजिक परिवर्तन करने में आगे रहा है। सिनेमा को देखकर समाज बहुत कुछ सीखता है, और जैसे साहित्य के लिए कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, और प्रेमचंद ने उसी परिभाषा को दूसरी तरह से व्याख्यायित किया और उन्होंने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण नहीं, बल्कि साहित्य समाज के आगे आगे चलने वाली मशाल है, जो कि समाज को एक राह दिखाने का कार्य करती है। वही बात सिनेमा के लिए भी है। कुछ सिनेमा के क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं, समीक्षक हैं, उनका मानना है कि जो समाज में होता है वही तो सिनेमा में दिखाते हैं। समाज में हिंसा है, समाज में अश्लीलता है, इसीलिए सिनेमा में भी ये सब दिखाया जाता है। लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष भी है कि समाज में क्या होना चाहिए, ये भी तो सिनेमा का ही कर्तव्य है कि वो दिखाए। आदर्श समाज क्या है, समाज अगर बुरा भी है, समाज अगर कम अच्छा है, तो उसे और अच्छा करने का कार्य भी तो सिनेमा का ही है। केवल समाज के धूमिल पक्षों को दिखा देना, समाज की गंदगी को दिखा देना ही तो सिनेमा नहीं है। समाज के उज्जवल पक्षों को दिखाना भी सिनेमा का कर्तव्य है। तो वही बात यहाँ पर भी है कि समाज में बहुत सारे परिवर्तन करने का कार्य सिनेमा करता है, और यह जन शिक्षा का ही भी एक बड़ा प्रभावी माध्यम है। बहुत लोग सिनेमा के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। दृश्यम जो मूवी आई थी वो इसका एक अच्छा उदाहरण है कि एक बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे इतना ज़्यादा एक तरह से आईक्यू लेवल का यूज करता है और इतने बड़ी तरीके से एक केस सॉल्व करता है। तो वो एक शिक्षा का माध्यम भी है। तो यहाँ पर एक ये है कि शिक्षा का माध्यम भी सिनेमा है। और प्रत्येक फिल्म दरअसल अंततः एक कहानी ही होती है। जैसे हम कोई साहित्य की कहानी पढ़ते हैं, गोदान मान लीजिए एक उपन्यास है, या फिर शतरंज के खिलाड़ी जैसे एक कहानी है और उसी पर एक मूवी भी बन गई। इसी प्रकार से यही सच है नाम की एक कहानी है और उसी पर एक फिल्म का निर्माण किया गया। तीसरी कसम नाम की एक कहानी 1956 में आती है और उसके 10 साल बाद 1966 ईस्वी में एक मूवी बन जाती है उस पर। तो क्योंकि कहानी दोनों ही हैं, तो कथात्मकता तो दोनों में होगी। इसीलिए कथात्मकता उपन्यास में भी होती है, कहानी में भी होती है, और मूवी या फिल्म में भी होती है। तो जो कहानी के तत्व होते हैं, जिसे कहानी कला के तत्व कहते हैं, जैसे कि कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, ये जो 6 तत्व हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 तत्व कहानी के भी हैं और यही 6 तत्व सिनेमा के भी हैं। कौन कौन? कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण और भाषा शैली तथा उद्देश्य। हालांकि इसमें कुछ अन्य तत्व भी जुड़ जाते हैं, जैसे कि रस, अभिनय और भूमिका। ये कहानी में भी होते हैं, लेकिन ये गौड़ तत्व हैं। जो मुख्य तत्व हैं वो तो वही 6 हैं। तो कथा वस्तु यानी एक प्लॉट होगा, कहानी का एक प्लॉट होगा। क्या हमें क्या भाव क्या है, कंटेंट क्या है, उसे क्यों कथा वस्तु कहते हैं कि किस विषय पर कहानी लिखी जा रही है, वही कथा वस्तु है। पात्र, जाहिर सी बात है, कहानी है तो कोई ना कोई उसको अभिनय करने वाला होगा, जिसे पात्र कहते हैं, जो उस भूमिका का निर्वहन करेगा। और फिर चरित्र चित्रण यानी उस पात्र का चरित्र कैसा है, वो शहरी पात्र है, ग्रामीण पात्र है, कैसा चरित्र है उसका। देश काल वातावरण यानी किस समय की कहानी है, जैसे आज़ादी के पूर्व की कहानी है, कि हड़प्पा सभ्यता के दौर की कहानी है, कि गुप्त साम्राज्य की कहानी है, कि अभी बिल्कुल आज के दौर की कहानी है, 21वीं सदी की कहानी है। तो देश काल वातावरण क्या है। और भाषा शैली का मतलब क्या है कि संस्कृत निष्ठ भाषा है, या फिर तत्सम भाषा है, या खड़ी बोली है, या अवधि है, या ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया गया है, लोक तत्वों का प्रयोग किया गया है। तो ये भाषा शैली होती है। संवाद भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और उद्देश्य, अंततः कहानी का उद्देश्य क्या है। जैसे मान लीजिए हम अगर बात कर रहे हैं पंच परमेश्वर कहानी की, तो पंच परमेश्वर कहानी की कथा वस्तु क्या है। जब मूवी बनाई जाएगी या फिर कहानी लिखी गई थी, दोनों में एक ही प्लॉट लिया गया कि 2 मित्र हैं
एक मित्र, दोनों में गहरी दोस्ती है ये, और एक मुस्लिम है एक हिंदू है। मुस्लिम दोस्त अपनी खाला की ज़मीन को ले लेता है, अपने नाम हिब्बानामा लिखवा लेता है और उनको उसके बजाय में सेवाएं देता है, भोजन देता है। कुछ अच्छी से सेवाएं नहीं करता जिससे खाला रुष्ट हो जाती हैं। तो ये एक कथा वस्तु है। पात्र कैसा है कि जुम्मन जो है वो पात्र ऐसा है कि वो लालची है, वहीं पर अलगू चौधरी वो बिल्कुल लालची नहीं है। तो ये पात्र एवं चरित्र की बात हो गई। देश काल वातावरण कैसा है? आज़ादी के पहले कब, क्योंकि पंच परमेश्वर, पंच की व्यवस्था है, पंचायत उस समय जो होती थी उन्हीं के आधार पर बहुत छोटे मोटे मुकदमे सॉल्व कर लिए जाते थे। वो उस दौर की बात है। ये देश काल वातावरण से समझ में आ जाता है। हमें बताया नहीं जाता है कि ये कब की कहानी है, लेकिन हम उस कहानी को पढ़कर बता सकते हैं कि ये आज के दौर की कहानी नहीं है। क्योंकि आज जब कोई लड़ाई होती है तो आदमी पंचायत में नहीं जाता है। पंचायत की व्यवस्थाएं बहुत राज्यों से अब हट भी गई हैं, बहुत कहीं कहीं ही पंचायत बची होगी, नहीं तो शायद पंचायत अब पूरे भारत देश से ख़त्म हो चुकी है। और इसी प्रकार से जो भाषा शैली है उसको जब हम पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उर्दू का उसमें खूब ढेर सारा इस्तेमाल किया गया उस कहानी में। जैसे कि उसमें हिब्बानामा शब्द आता है, खाला शब्द अपने आप में उर्दू का है। तो उस समय आज़ादी के पूर्व उर्दू का भी खूब चलन था, उर्दू काफ़ी बोली जाती। जैसे आज के दौर में अंग्रेजी का काफ़ी महत्व है, उस दौर में आज़ादी के पूर्व उर्दू भी काफ़ी महत्व की भाषा थी, फारसी उर्दू। तो इससे भाषा शैली भी समझ में आती है। और उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य क्या है? तो उस कहानी का उद्देश्य दरअसल ये है कि पंच ही परमेश्वर होता है। जब कोई न्याय की कुर्सी पर बैठ जाता है तो वो वही करता है जो उचित होता है। हित अहित, दोस्त दुश्मन, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर देता है। तो ये कहानी के भी तत्व हैं और ये किसी सिनेमा के भी तत्व होते हैं। तो सिनेमा के तत्व अलग नहीं होते हैं, जो कहानी के तत्व हैं वही सिनेमा के तत्व हैं। इस पूरे प्रकरण से ये बात स्पष्ट हो जाती है। अब एक चीज़ ये है कि जो ये कहानी के साथ साथ जो सिनेमा है इसको कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि हम कहानियों में बांटते हैं कि कई प्रकार की कहानियाँ हो सकती हैं, राजनीतिक कहानी या फिर पारिवारिक कहानी। उसी प्रकार से यहाँ भी होता है। जैसे आर्ट जो फिल्में होती हैं, कलात्मक मूवीज़ होती हैं, टेली फिल्में होती हैं, चाइल्ड फिल्में जो बिल्कुल बच्चों के लिए लिखी जाती हैं, डॉक्यूमेंट्री जो छोटी छोटी मूवीज़ होती हैं, कमर्शियल जिनका उद्देश्य केवल पैसे कमाना होता है, कमर्शियल मूवीज़। तो इस तरह से फिल्मों का भी कई भागों में विभाजन किया गया है, फिल्मों को भी कई भागों में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम सिनेमा के कुछ शब्दावलियों, कुछ तथ्यों पर बात करें, जैसे विज्ञापन फिल्में भी होती हैं जो छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट वाली मूवीज़ होती हैं। किसी साबुन का, किसी शैम्पू का जो प्रचार होता है वो भी एक प्रकार की फिल्में होती हैं, क्योंकि उसमें भी एक कंटेंट होता है, उसमें भी कुछ पात्र होते हैं। तो होता वो भी है, बस उनकी अवधि बहुत छोटी होती है, वो 1.5, 2 मिनट, 1 मिनट के होते हैं। तो 6 तत्व फिल्म की तरह ही कहानी की तरह फिल्म में भी 6 तत्व होते हैं, जैसे कि उसमें मैंने बताया अभी इसके पहले। इसमें कुछ अलग चीज़ें, जो अलग शब्दावलियाँ हैं, जैसे निर्माता, मूवीज़ में निर्माता होते हैं, निर्देशक होते हैं, पटकथा लेखक होते हैं जो कहानी लिखने वाला होता है, अभिनय कर्मी, गीतकार, संगीतकार, कोरियोग्राफर, कमेंट्रेटर, स्टंटमैन, साज सज्जाकार। तो ये सब बहुत निर्माता, यानी जो उस मूवी को बनाने के लिए पैसे लगाता है, जो उस मूवी का निर्माण करने के लिए पैसे पूरी तरह से अरेंज करता है, उसे निर्माता कहा जाता है। निर्देशक जो कौन से पात्र को रखना है, कौन से पात्र से कैसे अभिनय कराना है, इन सब चीज़ों की देखरेख, पूरी मूवी को देख रेख करने का कार्य उस निर्देशक के ही अंडर में होता है। पटकथा लेखक जो कहानी के लिए संवाद लिखता है और जो कहानियाँ लिखता है कि कहानी कैसी होगी, बीच बीच में कहानियों में क्या तत्व डालने हैं, ये सब पटकथा लेखक का कार्य होता है। अभिनय जो उसमें भाग लेने वाले कलाकार होते हैं। गीतकार जो किसी मूवी में गाने होते हैं, जो गाने लिखने का कार्य करता है, उसे गीतकार कहते हैं। संगीतकार जो उस मूवी में गीत होता है उसको कंपोज करता है, उसे ध्वनिबद्ध करते हैं, उसे संगीतकार कहते हैं। जो गाते हैं वो गीतकार हैं, लेकिन जो संगीत का निर्माण करते हैं, किसी कंपोजिशन करते हैं, उन्हें संगीतकार कहते हैं। तो इस तरह से स्टंटमैन भी होते हैं। जैसे कि स्टंटमैन है जो कई बार कुछ खतरे के, कहीं बिल्डिंग से कूदना है तो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हीरो नहीं कूदता, बल्कि उसके जगह पर उसी की तरह ड्रेस पहनाकर किसी अन्य को वहाँ से कूदने के लिए बोलते हैं।
और बाद में उसका ड्रेस वैसा ही होता है तो वो स्टंटमैन कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो सिनेमा को भी फिल्म की तरह अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। इसको समझ लेते हैं, कुछ लोगों ने इसको किस तरह से परिभाषित किया है। जैसे एक है जो नाम है इनका फिल्मकार कमल स्वरूप, तो इन्होंने इसे कहा है कि सिनेमा अनुभूति और संवेदना, व्यष्टि और समष्टि के संबंध का विज्ञान है। व्यष्टि यानी व्यक्ति, समष्टि यानी समाज, तो यानी कि समाज और व्यक्ति के संबंध का विज्ञान है सिनेमा, ऐसा इन्होंने कहा है। किसी विभिन्न नाट्य एवं ललित कलाओं का सम्मिश्रण है, किसी घटना के काल और दिक् के आयामों का रूपांकन है। इसी प्रकार विजय शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि फिल्म साहित्य से अलग एक भिन्न विधा है। यानी साहित्य क्योंकि एक पाठ्य विधा है और फिल्म एक दृश्य विधा है। साहित्य पढ़ने की चीज़ है, फिल्म देखने की चीज़ है, तो जाहिर सी बात है अलग विधा तो है ही। यहाँ कथानक होता है मगर वही सब कुछ नहीं होता। यहाँ कथानक जैसे होता है कहानियों में होता है मगर वही सब कुछ नहीं होता है। फिल्म भिन्न मुहावरों में बात करती है, कई बार फिल्म कुछ अलग तरीके से भी अपना संदेश दे पाती है, ऐसा विजय शर्मा जी का कहना है। इसी प्रकार से आलोक पांडे लिखते हैं कि दरअसल सिनेमा सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं है, वह एक अन्वेषणकारी माध्यम भी है। वह बहुत कुछ ऐसा भी कहता है और करता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार बसंत कुमार तिवारी जी हैं, वो कहते हैं कि सिनेमा एक बड़ा धोखा है। कुछ भी नहीं होकर वह चलचित्रों से दर्शक को इतना आत्मविभोर कर देता है कि सब कुछ के लिए वह अपने अस्तित्व को भी भूल जाता है, कि कुछ समय के लिए वह अपने अस्तित्व को भी भूल जाता है। ये भी एक ठीक परिभाषा है, क्योंकि जब समय हम सिनेमा देख रहे होते हैं कई बार हम इतने भावुक हो जाते हैं कि हमें लगता है कि यही सत्य है, यही जीवन का सत्य है, और हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये पात्र सिर्फ अभिनय कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि ये सच में इसके साथ, पात्र के साथ ऐसा हो रहा है। तो कुछ समय के लिए अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, ये बात भी ठीक है। इसके बाद एक और परिभाषा देख लेते हैं जो कैलाश नाथ पांडे जी कहते हैं कि जीवन की हर झांकी और मंजर को रूपायित करने वाला सिनेमा संसार का सबसे सुंदर सांस्कृतिक उपहार है। और सुचिता शरण जी कहती हैं कि सिनेमा को एक कला, एक व्यवसाय, एक उद्योग, एक नकली दुनिया, चकाचौंध एक हकीकत, अनेक विशेषणों से संबोधित किया जा सकता है। तो ये ढेर सारी परिभाषाएं थी जो इसके बारे में कही गई हैं। और लेनिन जो हैं इनकी एक परिभाषा है, इसको समझ लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। तो लेनिन ने कहा है कि हमारे लिए सिनेमा सभी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। सिनेमा न केवल लोगों के मन बहलाव का बल्कि सामाजिक शिक्षा, संवाद स्थापित करने का तथा हमारी विशाल जनसंख्या को एक सूत्र में बांध लेने का सशक्त माध्यम भी है। तो ऐसा व्लादिमीर लेनिन जी का कहना है कि साहित्य एक तरह से संगठन भी करने का कार्य करता है। सिनेमा के माध्यम से लोग संगठित भी होते हैं, बंधते भी हैं। वहीं लुई बुलुएल, इनका मानना है, ये सब विदेशी लोग हैं, इनका मानना है कि सिनेमा स्वप्नलोक मानवीय भावनाओं को उनकी संपूर्णता में दिखाने और मानवीय संवेगों को चित्रित करने का सर्वोत्तम माध्यम है। तो जो मानवीय संवेग है, मानव के मन में जो अनुभूतियाँ आती हैं, उनको चित्रित करने का सबसे बेहतर माध्यम सिनेमा ही है। तो ये कुछ बातें थी जो सिनेमा के बारे में थी। अब देखते हैं फिल्मों के प्रकार। जैसे देखा गया था कि फीचर फिल्म्स होती हैं, और इसके अतिरिक्त जो फिल्म बनाई गई थी 1913 ईस्वी में, पहली फीचर फिल्म, भारत की पहली फीचर फिल्म दादा साहब फाल्के ने बनाई थी, इसलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। सन 1913 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र शीर्षक से बनाई थी, और यह पहली फीचर फिल्म है, तो ये पता होना चाहिए सबको। हालांकि ये मूक फिल्म थी, इसमें आवाज़ नहीं थी। और फिर बाद में आला मारा नाम से एक मूवी आती है जो कि पहली सवाक फिल्म थी। तो आगे जैसे फिल्मों में भी कई प्रकार होते हैं, फिल्मों के भी कई प्रकार बन जाते हैं, जैसे कि प्रेम प्रधान फिल्में जिनमें विषय मुख्य रूप से प्रेम होता है। उसी प्रकार से हिंसा प्रधान फिल्में जिनमें आमतौर पर खून खराबा दिखाया जाता है। आजकल ऐसी फिल्मों का बहुत ज़्यादा बोलबाला है।
हास्य प्रधान फिल्में जिन्हें कॉमेडी फिल्म भी कहते हैं, और इसी प्रकार से सामाजिक फिल्में जिनका उद्देश्य सामाजिक जो नियम है या सामाजिक जो प्रकार हैं, जैसे कि आर्थिक शोषण, जातिवाद और धोखेबाजी, सामाजिक प्रताड़ना, प्रांतवाद, सांप्रदायिकता, नक्सलवाद, आतंकवाद, इस तरह के मुद्दों को दिखाने वाली मूवीज़ भी बहुत सारी बनती हैं। जैसे राजनीति नाम की एक मूवी थी, आरक्षण नाम से एक मूवी आई थी। तो मूवी के क्षेत्र में प्रकाश झा एक निर्देशक हैं, वो आमतौर पर ऐसी मूवीज़ बनाते हैं। तो ये मूवीज़ के बारे में बात थी। इसी प्रकार से राजनीतिक फिल्में भी होती हैं जिनमें मुख्य रूप से राजनीति पर बात की जाती है। पारिवारिक फिल्में होती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य होता है परिवार एक साथ बैठकर देखे, हल्के फुल्के नोक झोंक से होती हैं। उनमें सामाजिक बिखराव, घुटन टूटन, अत्याचार, प्रेम, बिछड़ना, पारिवारिक आपस में पारिवारिक रिश्ते, इस तरह की, जैसे हम साथ साथ हैं एक मूवी आई थी, या हम आपके हैं कौन। तो इस तरह की मूवीज पारिवारिक फिल्में कहलाती हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ जो होती हैं, छोटी छोटी मूवीज़, इस प्रकार की फिल्मों का निर्माण सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अनुदान देने से भी किया जाता है। और ये जो फिल्में होती हैं इनका प्रदर्शन सिनेमाघरों में नहीं होता है। दरअसल ये राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में होता है, और अधिकांश डॉक्यूमेंट्री फिल्में जो होती हैं ये राष्ट्रीय चैनलों पर दिखाई जाती हैं। इन फिल्मों में विचार तथा सूचना मुख्य रूप से केंद्रीय तत्व होते हैं, क्योंकि किसी विशेष विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए दरअसल डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई जाती हैं। किसी कमर्शियल लाभ के लिए इस तरह की फिल्में बनाई नहीं जाती हैं। तो टेलीफिल्म, दरअसल टेलीफिल्म का निर्माण सिर्फ टेलीविज़न के लिए किया जाता है। कई बार कुछ ऐसी फिल्में भी होती हैं जिनका निर्माण ऐसा किया जाता है कि वो सिर्फ टेलीविज़न के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि शक्तिमान नाम से एक सीरियल आता था, ये सब एक तरह से फिल्में ही होती हैं, या रामायण जो धारावाहिक आता था। तो इस तरह के जो सीरियल्स होते हैं ये टेलीफिल्में कहलाते हैं, जिनका निर्माण केवल टेलीविज़न के लिए होता है, वो टेलीफिल्में कहलाते हैं। और ये दरअसल इन फिल्मों में लागत कम लगती है, उतनी ज़्यादा ये इसमें बहुत ज़्यादा लागत नहीं होती है, क्योंकि लंबी होती हैं काफ़ी। इन फिल्मों के लिए फीचर फिल्म की तुलना में लागत काफ़ी कम होती है, और फिल्मों की शुरुआत से ही इस उद्देश्य होती है कि विकास संबंधी अभियानों को बढ़ावा मिले। जो टेलीफिल्में होती हैं इनके विषय कई प्रकार से सामाजिक भी होते हैं और राजनीतिक भी हो सकते हैं। विषय तो कई प्रकार के इनके हो सकते हैं, और टेलीफिल्मों के माध्यम से कई बार जन स्वास्थ्य, जल संरक्षण, पर्यावरण और आवास, उद्योग, सफाई, तमाम विषयों पर देहाती जनता को प्रेरित किया जाता है। अब बात करते हैं सिनेमा के कला पक्ष की। तो दरअसल यहाँ पर मुख्य तो होता है पहले नंबर पर पटकथा या कथा, जैसे कि कथा वस्तु कहते हैं, जैसे कि कहानी में होता है। तो फिल्म बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है कहानी, उसी को कथा या पटकथा कहते हैं। निर्माता सबसे पहले कहानी सुनकर निर्देशक के साथ विचार विमर्श करता है, और इसके बाद पटकथा तथा संवाद लेखकों को कहानी का सूत्र बताया जाता है। कहानी के आधार पर ही पटकथा लिखी जाती है। जो कहानी होती है उसको आधार बना करके एक नए सिरे से फिल्म के लिए कहानी लिखी जाती है, जिसे पटकथा कहते हैं। कथा वस्तु अलग हो गई, लेकिन जब उस कहानी को आधार बनाकर मूवी बनाने का निर्णय ले लिया जाता है, जब फिर कहानी लिख दी जाती है, उसे ही पटकथा कहते हैं। और इसके पश्चात संवाद, जिसे डायलॉग्स भी कहते हैं। मूवीज़ जैसे नाटकों में संवाद होते हैं, ऐसे ही मूवीज़ में भी संवाद लिखे जाते हैं, क्योंकि उसमें भी अभिनय करने वाले पात्र होते हैं, तो वो संवाद या डायलॉग्स कहलाते हैं। संवादों की रचना करने वाला व्यक्ति संवाद लेखक कहलाता है। कई बार पटकथा लेखक और संवाद लेखक एक होते हैं। कई बार कुछ मूवीज़ में ऐसा भी होता है कि पटकथा लेखक अलग होता है और संवाद लेखक अलग होता है, जो सिर्फ और सिर्फ संवाद लिखने का कार्य करता है। संवाद लेखक को यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि फिल्म की कथा कैसी है। जैसे फिल्म की कथा होगी उसी के अनुकूल संवाद लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कथा किसी राजतंत्र के बारे में है कहानी, जैसे बाहुबली मूवीज़ मान लीजिए, बाहुबली थी, तो एक पुराने दौर की कहानी है, तो उसके जो संवाद होंगे उसमें तत्सम शब्द का प्रयोग भी हो सकता है,
और महाराज जैसे शब्द या पुराने दौर के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जो संस्कृत से निकले हुए शब्द हैं। वहीं अगर कोई आधुनिक अभी के समय की मूवी है तो उसमें संवाद लिखते समय अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया जाएगा, जबकि किसी बहुत पुरानी कथा पर लिखी जा रही पटकथा पर लिखी जा रही कहानी पर पुराने या अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उर्दू के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ अंतर होते हैं जिनको ध्यान रखते हैं आमतौर पर संवाद लेखक। और कई बार तो मूवीज़ हिट ही इसीलिए होती हैं क्योंकि उनके संवाद ऐसे जग जाहिर हो जाते हैं। या जैसे कि शोले मूवी जो आती है उसमें गब्बर का संवाद कितने आदमी थे, इस तरह से बहुत सारी मूवीज ऐसी होती हैं जो एक एक संवाद के लिए ही अपने प्रसिद्ध हो जाती हैं। दीवार नाम की जो एक मूवी आई थी उसमें जो अमिताभ बच्चन और वहाँ पर शशि कपूर के बीच के संवाद है कि मेरे पास माँ है, तो ये संवाद लेखक ही होता है जो किसी मूवी को बहुत प्रसिद्ध करने में सहायक सिद्ध होता है। स्क्रीन प्ले एक चीज़ इसमें और होती है, इसको भी ध्यान देना चाहिए। दरअसल फिल्म में वह दृश्य जिससे बिना कुछ संवाद बोलते हुए भी कहानी कही जाती है उसे ही स्क्रीन प्ले कहते हैं। यानी सिर्फ दिखाया जाता है कि ऐसा हो रहा है, उसके माध्यम से भी लेखक या जो डायरेक्टर होता है वो कुछ कहना चाहता है, वही स्क्रीन प्ले है। किसी बात को दृश्य के माध्यम से दर्शकों के सामने रखने को, जैसे मान लीजिए आप किसी प्राकृतिक दृश्य को दिखा रहे हैं या फिर अन्य किसी चीज़ को, इस दृश्य के माध्यम से क्या कहने की कोशिश हो रही है, आप वहाँ पर शब्दों की ज़रूरत ही नहीं होती है, वह दृश्य स्वयं अपनी कहानी कह देता है। जैसे मान लीजिए कि किसी के गुस्से को दिखाना है, दो पात्र हैं आपस में एक दूसरे से तनातनी चल रही है, उनमें अचानक किसी पतीले में पानी उबलने लगता है या दूध उबलने लगता है, इसका मतलब क्या है कि उनका गुस्सा और बढ़ गया है और वो जो लिमिट थी उसको क्रॉस कर गया है। तो एक तरह से कहें सांकेतिक भाषा होती है स्क्रीन प्ले, और कुछ नहीं है बल्कि वही है जो सांकेतिक भाषा होती है, वही स्क्रीन प्ले होता है। गीत से सभी परिचित हैं। गीत जो होता है मूवीज़ में बहुत अहम हिस्सा होता है, इसके माध्यम से बहुत सारी फिल्में हिट होती हैं, इसके माध्यम से बहुत कुछ निर्भर करता है कि क्योंकि मूवीज से पहले उनकी गीत जो होते हैं वो जन जन सामान्य तक पहुंच जाते हैं। और म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर ही होता है, जो जिसे कंपोजर कहते हैं, संगीतकार कहते हैं, वही म्यूजिक डायरेक्टर होता है। और पहले वह धुन बना लेता है, फिर उसी में कुछ शब्द फिट कर दिए जाते हैं किसी गीतकार द्वारा और वह गाना कंप्लीट हो जाता है। फिल्म का विषय जिन पर वह गाना फिल्माया जा रहा है, वह कलाकार चाहे वह शहरी हो, देहाती हो, पौराणिक चरित्र हो या फिर ऐतिहासिक, उसके अनुरूप ही गीत रचना करनी पड़ती है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं हो सकते हैं वो। बहुत सारे गीतकार भारत में प्रसिद्ध हुए हैं। गीत दरअसल एक नवसृजन है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई फिल्में गीतों को अमरता का दर्जा मिल गया है, जैसे कि, और यह भी तथ्य सही है कि कई फिल्में केवल उनके गानों की वजह से भी बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर पाई हैं। हिंदी भाषा को भारतवर्ष के जन जन तक पहुंचाने का श्रेय भी हिंदी गानों को है। जैसे कि दक्षिण भारत में मुंबई, जो कि आज बॉलीवुड की गढ़ भी है, बॉलीवुड की एक जगह बन चुकी है, जबकि वो हिंदी भाषी नहीं है, वहाँ तो मद्रासी और दूसरी भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी भाषा होने के बावजूद, हिंदी से इतर होने के बावजूद हिंदी क्षेत्र से हिंदी की मूवीज का गढ़ बन सका है। तो हिंदी भाषा को विस्तृत करने के लिए, फैलाव देने के लिए भी हिंदी गानों ने काफ़ी योगदान दिया है। बहुत से हिंदी के गीतकार रहे हैं, जैसे कि हसरत जयपुरी, शैलेंद्र, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी और इंदिवर, नीरज, शाहिर लुधियानवी, जावेद अख्तर, गुलजार, बहुत सारे नाम हैं। और एक जय हो नाम की जो मूवी थी, अपने जय हो से इनको जय हो जो एक गाना था, दरअसल इस्लामडाग मिलीनियर जो मूवी आई थी उसके लिए ऑस्कर से भी सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से ये सब चीज़ें रही हैं। संगीत वही जिसे अभी बात कर रहे थे हम, संगीत का प्रभाव तो मूवीज़ में होता ही है। गीत यानी कि जो गाने हैं और संगीत यानी जो धुन होती है उसकी, वो संगीत है। इसके बाद अभिनय तो जो नाटक जो उसमें भरत मुनि थे, उन्होंने जो अपना काव्य नाट्य शास्त्र लिखा था, उसमें 36 अध्याय में विभाजित किया था नाट्य शास्त्र को, उसमें भी अभिनय के बारे में ढेर सारी बातें कही गई हैं। तो तब से लेकर जबकि वो दूसरी शताब्दी में लिखा गया,
उसके बाद से अभी तक अभिनय को अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया गया है। नाट्यशास्त्र का ग्रंथ है भरत मुनि का। और भरत मुनि ने दरअसल अभिनय के 4 भेद बताए थे, और वो भेद थे आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक यानी जब नायक नायिका अपने हाथों के माध्यम से इस तरह से अभिनय करते हैं। वाचिक का मतलब है कि जब बोल कर अभिनय करते हैं। और आहार्य का मतलब जब वेशभूषा के माध्यम से अभिनय करते हैं, अभिनय होता है उनका, कौन सी वेशभूषा पहन कर उन्होंने क्या अभिनय किया है। और सात्विक का मतलब है कि जैसे नायक डर गया, अचानक से पसीने आ रहे हैं, चेहरा पीला पड़ गया, इसे सात्विक अभिनय कहते हैं। तो सात्विक अभिनय जो होता है यह दरअसल सबसे प्रमुख अभिनय होता है, सबसे कठिन अभिनय भी है, सबसे टफ है। लेकिन इसको करने में जो माहिर हो जाता है वही कलाकार उच्च कोटि का कलाकार भी कहलाता है। क्योंकि आंगिक, वाचिक और आहार्य अभिनय करना तो सहज है। सात्विक अभिनय जैसे कि ऐसा अभिनय करना कि एकदम सामने वाला भाव विभोर हो जाए, वो सात्विक अभिनय के माध्यम से ही संभव है। जैसे किसी को देख करके अगर दुख का अनुभव है, दुख का सीन है, तो इतना दुख चेहरे से दिखे कि लगे कि ये सचमुच दुखी है, या फिर डर ऐसा दिखे कि उसका चेहरा पीला पड़ जाए, इस तरह का अभिनय मुश्किल होता है। तो भरत मुनि ने 4 अभिनय माने हैं अभिनय के प्रकार, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। नृत्य भी दरअसल एक हिस्सा होता है मूवीज का, और इसमें भी कोई संदेह नहीं है। कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मणिपुरी, कथकली, ये सारे नृत्य के प्रकार हैं जो आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं। उसी प्रकार से कुछ पश्चिमी नृत्य के प्रकार भी हैं, जैसे कि बैले नृत्य, हिप हॉप, स्विंग, साल्सा, बाल रूम डांस, ये ढेर सारे नृत्य के प्रकार रहे हैं। तो ये कुछ बातें थीं जो कि हिंदी साहित्य और सिनेमा से संबंधित थी।